तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है और हर क्वेश्चन का मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो तुम व्हाट्सअप ग्रुप या जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे अपनी क्वेरीज भेज देना। और बाकी इस सेशन के बारे में कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो जितना भी हमारा चेंज हुआ है वॉल्यूम का और जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है, ठीक है। अगर मैं वी बाई वी से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम जानते हैं कि डेल्टा डेल्टा वी अपॉन वी क्या होता है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो फाइनल एक्सप्लेनेशन मिलता है वो इस टाइप का मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फिर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट द locus of end point of resultant of normal and tangential component of stress on inclined plane। तो वो क्या होता है, सर्कल होता है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और यहाँ पे हम मानते हैं कि इस पे लग रहा है क्या है, टाउ, ठीक है। तो टाउ लग रहा है। अगर हम मोर सर्कल डायग्राम बनाएं तो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो हमारा लोकस है वो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सर्कल। द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल इफ़। अगर हमारा मतलब टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट है किसी स्ट्रेस के, वो कब बराबर होंगे, जब हमारा एंगल क्या होगा 45, 30, 60 या 90। तो सपोज हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे ये सिग्मा लग रहा है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट होगा सिग्मा साइन थीटा। और जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा टाउ वो क्या होगा हमारा सिग्मा कॉस थीटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये कब बराबर होंगे, सपोज हमने ये बराबर कर दिया तो सिग्मा साइन थीटा इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा हो गया। अब साइन से साइन सिग्मा सिग्मा कट गया। अब कॉस को इस तरफ ले आएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है तो हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारा थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 45 डिग्री। नेक्स्ट अ बार L meter long and having its area of cross section A is subjected to a gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is, ठीक है। तो हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है किसी बार की, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है और उस पर एक टेंसाइल लोड लग रहा है डब्लू, ठीक है। तो हमें पता होता है कि जो स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है हाफ इंटू लोड इंटू जितना हमारा लेंथ में चेंजेस आया है। अब हमने ये भी एक्सप्रेशन पढ़ा है कि प्रिज्मेटिक वार के लिए जो डेल्टा की वैल्यू रहती है वो पी एल बाई ए ही रहती है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा हाफ डब्लू इंटू डब्ल्यू एल बाई ए। जो हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा हाफ डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई ए, ठीक है। तो हाफ डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई ए कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट a load of 1960 Newton is raised at the end of steel wire. The minimum diameter of the wire so that stress in the wire does not exceed 100 Newton per mm square. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लोड दे रखा है 1960 न्यूटन का और हमें स्ट्रेस दे रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है कि जो स्ट्रेस रहता है स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या रहता है पी बाई ए लोड अपॉन एरिया। अब हमें सिग्मा तो दे रखा है और हमें कह रखा है कि जो सिग्मा की वैल्यू है कितनी है 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है और जो पी तो सिग्मा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सिग्मा का एक्सप्रेशन पी बाई ए तो है ही, अब पी की जगह 1960 रखेंगे, एरिया क्या होता है हमारा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब पाई बाई 4 डी स्क्वायर हमारे एक्सप्रेशन मिल गया। अब आप इसको इधर उधर करो और फाइनल वैल्यू जो हमें जो डी की वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू कितनी मिलेगी 4.99 मीटर। अब 4.99 मीटर मिलेगी तो ये किसके नियर बाई है, तो 4.99 मीटर किसके नियर बाई है 5
mm के नियर बाई है, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी एंड ए सी आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर बार ऑफ इक्वल लेंथ, सिग्मा बी सिग्मा सी आर दियर रिस्पेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू लोड पी, इफ पी बी एंड पी सी आर द लोड शेयर बाई दैम। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो, पहले तो हम सपोज ये हमारा एक ब्रॉन्ज और कॉपर का हमारा क्या है, कंपोजिट वार है, ठीक है। अब कंपोजिट वार है तो अगर हम इसे खींचेंगे तो ब्रॉन्ज भी उतना ही खींचेगा, कॉपर भी उतना ही खींचेगा, ठीक है। अब जो हमारा ये लोड है, ठीक है, लोड है हमारा, अब जो लोड है इक्वली तो नहीं होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्रॉन्ज और कॉपर में, बट लोड तो इतना ही, इसके अलावा कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, जो लोड है वो क्या हो जाएगा, पी वी प्लस पी सी हो जाएगा, जहाँ पे पी वी क्या हमारा जो ब्रॉन्ज लोड ले रहा है और पी सी क्या हमारा जो कॉपर लोड ले रहा है, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज उतना ही लोड लेंगे ना जितना हमने अप्लाई किया है, लेकिन इनमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। सपोज हम मानते हैं कि ब्रॉन्ज में पी बी बढ़ रहा है और कॉपर में कितना गया, पी सी गया है, ठीक है। अब हमें पता है ये खींचेंगे तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो बराबर होगा, तो जो ब्रॉन्ज में स्ट्रेन होगा वो किसके बराबर होगा, कॉपर के स्ट्रेन के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें पता है जो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे होता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इनटू इलास्टिक कांस्टेंट ई। तो सिग्मा बी बाई ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बाई ई सी। मतलब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेन को, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें पता है जो लोड की वैल्यू होती है, लोड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इनटू एरिया होती है, ठीक है। तो दोनों के लिए पी वी की ये हो जाएगा और पी सी के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम इस कंडीशन इस इक्वेशन में रख दें तो हमें ये मिलेगा। तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन पे जाए तो इजीली देख सकते हैं कि ये भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज स्लोली, इंक्रीजेज स्लोली, डिक्रीजेज मोर क्विकली, इंक्रीजेज मोर क्विकली। तो जो टेंसाइल टेस्ट करते हैं हम, तो जो हमारा इलास्टिक लिमिट आती है जिसके बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसे। देखो, हमारा ये डायग्राम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पे स्ट्रेन रखा और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, स्ट्रेस है। अब इलास्टिक पॉइंट होता है ये, ठीक है, इलास्टिक पॉइंट है ये यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे यहाँ तक हम स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, यहाँ स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन स्ट्रेन हमारा क्या है, बहुत कम आ रहा था। यहाँ पे जब हम स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन हमारा बहुत कम है, बट यहाँ पे यहाँ के बाद इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत कम बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेस तो बस इतना ही बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन हमारा इतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज मोर क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन एज कंपेयर टू स्ट्रेस इंक्रीज मोर क्विकली। द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रेस ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो हमें बताना जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है और एक नॉर्मल स्ट्रेस है उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज हमारा क्या है, एक इंक्लाइंड बॉडी है। अब हमारे ये स्ट्रेस है इस पे लगा हुआ, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ये रहेगा 90 डिग्री पे, प्लेन के 90 डिग्री पे, ठीक है। उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ये रहेगा। हम पता है जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, सिग्मा साइन थीटा होगा, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। अब हमें एक्सप्रेशन पूछा है कि टेंजेंशियल अपॉन नॉर्मल, तो टेंजेंशियल अपॉन नॉर्मल करेंगे तो फिर यहाँ पे ये करके हम काटेंगे तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, कॉट थीटा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कॉट थीटा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड के बल्क मॉडुलस व्हेन पॉइजन रेशियो इज 0.25, ठीक है। ई और के के बीच में हमें रिलेशन बताना अगर पॉइजन रेशियो हमारा 0.25 है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक फार्मूला, जो फार्मूला है ई इक्वल टू 3K
कोष्टक में 1 - 2 म्यू। अब म्यू की जगह म्यू हमारे यहाँ पॉइजन रेशियो है, कि हमारे यहाँ बल्क मॉडुलस है, और ई हमारे यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब पॉइजन रेशियो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1.5 के, ई इक्वल टू 1.5 के। ठीक है, तो बैक जाएंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ई इक्वल टू 0.5 के, 1.5 के, जो सी है। नेक्स्ट, the ratio of Young's modulus to modulus of rigidity for a material having poison ratio 0.2। अब यहाँ पे पहले हमें बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस के बीच निकालना था। अब हमारा यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्रेशन पहले तुम्हें याद होना चाहिए। ई इक्वल टू होता है 2g 1 प्लस म्यू। म्यू की जगह 0.2 रख दो। ठीक है, 0.2 रख दो, ये मल्टीप्लेक्शन कर दो तो हमारा जो आंसर आएगा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.4 जी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट, द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रोड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। हमें सपोज कोई एक माइल्ड स्टील की रॉड दे रखी है जिसका डाया है 10 mm। अब हमें निकालना कि उसका वेट कितना होगा पर मीटर लेंथ पे। 1 मीटर लेंथ, अगर हम बात करेंगे कि लेंथ 1 मीटर है तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अब तुम्हें उसके लिए पता होना चाहिए कि जो हमारी स्टील की जो डेंसिटी रहती है वो रहती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि जो वेट रहता है, वेट क्या रहता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ की जगह या तो 1 रख दो या लेंथ को इस तरफ ले जाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन रख दो, ये डेंसिटी रख दी, ये हमारा डाया दे रखा था 10 mm दे रखा था हमें, लेकिन यहाँ पे हम मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आता 0.62 kg। दूसरा ये कि डायरेक्टली ये फार्मूला तुम याद रख लो, ये होता है d² / 162। अगर पूछा हो वेट पर यूनिट लेंथ का तो यहाँ पे जो हमारा डाया रखेंगे हम mm में, जो आंसर आएगा हमारा वो kg में आएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो। कहीं भी क्वेश्चन रहेगा कि वेट निकालना स्टील के बार का पर यूनिट लेंथ में, तो हमारा ये फार्मूला रहेगा। यहाँ पे जो डायमीटर है यहाँ पे सीधे 10 रख दो तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर अपॉन 162 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आएगा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0.62 kg। नेक्स्ट, प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू। अब जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए किससे सब्जेक्टेड रहते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन रहता है उसमें हमें पता होता है कि कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लगता। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस माने कि टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन रहेगा, सपोज ये हमारा प्लेन, तो इस पर सिर्फ हमारा क्या लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, जो ये जो वाला स्ट्रेस है इसकी वैल्यू हमारी 0 रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, नॉर्मल स्ट्रेस ओनली। नेक्स्ट, द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज। जो पॉइजन रेशियो की लिमिट क्या होती है, जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक टेबल प्रोवाइड करता हूँ। इस टेबल को चाहो तो लिख भी सकते हो, कहीं नोट कर सकते हो, फ्यूचर में ये काम आएगी। अब जैसा मैं यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स की दे रखी है, तो जो ग्लास की है, ग्लास की रहती है 0.02 से लेके 0.03 तक। ठीक है, कंक्रीट की रहती है 0.1 से लेके 0.2 तक। कास्ट आयरन की रहती है 0.2 से लेके 0.3 तक, और जो स्टील की रहती है 0.27 से लेके 0.30 तक। ठीक है, और बाकी भी यहाँ याद रख लेना। और रबड़ की हमारी सबसे ज़्यादा रहती है 0.45 से लेके 0.5 तक। एक चीज़ याद रखना, जो कॉर्क होता है, कॉर्क की जो हमारी रहती है वो कितनी रहती है, 0 रहता है पॉइजन रेशियो। इसीलिए उसका यूज़ हम किस में करते हैं, वियर या रम या जो महंगी दारू रहती है उनके ढक्कन में। ठीक है, तो इसलिए याद रखना जो स्टील रहती है 0.27 से लेके 0.3 तक। अब 0.27 से लेके 0.3 तक। ठीक है, स्टील की याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है कई जगह। तो जो हमारी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 0.51 है, इससे ऊपर नहीं है, तो जो हमारी लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी 0.50। नेक्स्ट, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट 1 मीटर क्यूब। अगर यदि हमें 1 मीटर क्यूब माइल्ड स्टील दे रखा हमें, तो उसका वेट कितना होगा। इसका मतलब हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी कितनी होती है
डेंसिटी रहती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। जो हमारी डेंसिटी रहती है स्टील की वो रहती है 7850 kg पर मीटर क्यूब रहती है। ठीक है, तो यही पूछा है यहाँ पे कि यार डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी कितनी होती है 7850 kg। ठीक है, नेक्स्ट तो सिविल टॉपिक वाइज टूडेज क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन्ड एग्जिस्टेंस कंक्रीट स्ट्रक्चर। बलर टेस्ट, कैली बॉल टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट या कौन पेंट्रोमीटर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इस चैनल को यहाँ तक पहुँचे तो इसको सब्सक्राइब कर दो। बाकी मेरी और भी वीडियोज़ है उन्हें भी देखो, पसंद आती है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।